राजेश पी विश्वनाथन मंत्री बने। तमिलनाडु की सियासत में आज ऐसा ऐतिहासिक पल आया जिसने पिछले करीब 6 दशकों की राजनीति में नया आयाम स्थापित कर दिया। कांग्रेस तमिलनाडु में 59 साल बाद सरकार में शामिल हो गई है। कांग्रेस विधायक एस राजेश और पी विश्वनाथन को राज्य कैबिनेट में शामिल किया गया है। टीवीके और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री विजय और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्डेकर की मौजूदगी में तमिलनाडु के मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने कांग्रेस के पास जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता वे जश्न कैसे मना रहे हैं। जीत उनकी अपनी जीत नहीं है। उन्होंने उस गठबंधन की पीठ में छुरा घोंपा है जो 20 साल से ज्यादा समय से उनका साथ दे रहा था। कांग्रेस को लोगों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादातर राज्यों में नकार दिया गया है। उन्हें तमिलनाडु में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो ये पिछले दरवाजे से मिली जीत है। वे इसकी सराहना कैसे कर सकते हैं? दरअसल कांग्रेस ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन दिया है। डीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। ऐसे में डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके के साथ जाने के पीछे कांग्रेस की आगामी चुनावी रणनीति हो सकती है। इतना ही नहीं, इसके पीछे राज्यसभा में कांग्रेस की स्थिति को और मजबूत करने की मंशा भी छिपी है। गौरतलब है कि डीएमके सांसद सीवी शानमुगम जून में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन की उस सीट पर जीतने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस ने टीवीके से राज्यसभा सीट देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुशाग्र सक्सेना जी आ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत है। वेंकट नारायण जी साउथ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और सोहेल काजमी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत कुशाग्र सक्सेना जी आप ही से। पहले तो आपको बधाई, 59 साल का वनवास खत्म हुआ है, तमिलनाडु में सरकार में आप लोग शामिल हो गए हैं। आज ऐतिहासिक दिन है आप लोगों के लिए। देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो तमिलनाडु की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना विश्वास टीवीके पर जताया, कांग्रेस पे जताया, हमें 5 सीटें दी, हमारा वोट शेयर अच्छा किया कंपैरेटिवली बाकी नेशनल पार्टीज के मुकाबले में। आज का दिन कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए एक तरीके से और खास है। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। आज ही के दिन तमिलनाडु की उस धरती पे, पेरम्बदूर की धरती उनके रक्त से लाल हुई थी। वो एक हम सबके लिए, पूरे देश के लिए बड़ा भावुक कर देने वाला आज का दिन होता है। और आज ही के दिन शपथ ग्रहण होता है और कांग्रेस की 59 साल बाद सरकार में तमिलनाडु में वापसी होती है। और ये वापसी केवल कांग्रेस की नहीं है, ये राजीव गांधी जी के विचारों की वापसी है तमिलनाडु में। उस धरती ने हमेशा कांग्रेस को बहुत प्यार दिया है। मानता हूं कुछ समय से हम सरकार में नहीं रहे, सत्ता में नहीं रहे, मगर आज पुनः कांग्रेस का तमिलनाडु में खड़ा होना काल चक्र के उसी समय को दोहराता है जो राजीव गांधी जी के समय हुआ करता था। और कामराज जी के मॉडल का, जो कि गांधी जी और नेहरू जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित था, उस सोशल जस्टिस और प्रोग्रेसिव मॉडल की वापसी तमिलनाडु में देखने को मिल रही है, जिसके लिए मैं तमिलनाडु की जनता का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन टीवीके के साथ आप लोग जुड़े हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि डीएमके का आपने अचानक से साथ छोड़ दिया, आपकी रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। जी वंदना जी, देखिए हमने किसी का साथ नहीं छोड़ा। हमने क्या कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि अब हम अपने डीएमके से सारे नाते तोड़ रहे हैं, सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं और हम टीवीके के साथ जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। पैरेलल दोनों के साथ रिश्ते कैसे बनाकर चलेंगे आप लोग? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। जब विजय जी इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे थे, लगातार उनकी कांग्रेस से भी बातचीत चल रही थी, लगातार उन्होंने अपने बयानों में भी ये बात बोला है कि कांग्रेस आइडियोलॉजिकली वो कांग्रेस से कनेक्ट करते हैं। और तमिलनाडु की जनता ने जब इतना बड़ा बहुमत दिया, जो कि हमने देखा कि भाजपा अपने एजेंसियों, अपने सारे तंत्र लगा के बैकडोर एंट्री में किस तरीके से सारी पूरी एक प्लान तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश लगातार कर रही थी। जब वो लोग सुबह 5 बजे भाजपा वाले किसी को मेजॉरिटी ना होने के बावजूद शपथ दिला देते हैं, तो वो तमिलनाडु में उस चीज को नहीं होने दे रहे थे। वो फ्लोर पे उसको साबित ही नहीं होने देना चाहते थे। वो चाहते थे किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके कोई और सरकार बने, और टीवीके जिसको तमिलनाडु की जनता ने समर्थन दिया, यानी बेसिकली टीवीके सरकार बना ले, बीजेपी को रोकने के लिए आप लोगों ने ऐसा किया? नहीं, देखिए बीजेपी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बीजेपी की विचारधारा को रोकने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स की जो तमिलनाडु ने आजादी से लेकर आज तक एक रोक लगा के रखी है, कभी अपने राज्य में एंट्री नहीं होने दिया,
उस कम्युनल पॉलिटिक्स को आज भी सिरे से नकार के फेंक दिया गया है। भाजपा की सड़ी हुई मानसिकता और उनकी विचारधारा को ठीक है, तमिलनाडु ने वेंकट क्लियरली नारायण जी नकार बेहतर दिया। हमें समझा मैं पाएंगे। 10 वेंकट सेकंड, नारायण 10 जी, सेकंड, ठीक है, 10 जल्दी से सेकंड। बोलिए। देखिए, डीएमके के साथ हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस के तहत हुआ है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा, जहां पर सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर इंडिया गठबंधन का जब गठन किया, हमारा एक ही एजेंडा था कि किसी भी तरीके से भाजपा और आरएसएस समर्थित विचारधारा को, कम्युनल और डिवाइसिव पॉलिटिक्स को हमें अपने देश से उखाड़ के फेंकना है। और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपके चैनल पे बता रहा हूं, आज भी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तटस्थ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। देखिए, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। हम कभी सरकार का हिस्सा नहीं रहे 59 सालों में। हमने कहा ठीक है, डीएमके सरकार चला रही है, हमने अपने पूरा समर्थन हमें दिया। अब अगर टीवी के इतना सीधा सीधा होता ये मसला तो सर आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि नारायण जी, वंदना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जैसा आपने प्रश्न किया, मैं उसके आधार पे जनता को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यही मेरा काम है। साथ कदम ताल करना कांग्रेस का और डीएमके का साथ छोड़ना, हालांकि वो कह रहे हैं कि पैरेलल वो साथ में है। क्या समझ में आ रहा है आपको, तमिलनाडु की जनता इसको कैसे देख रही है? और टीवीके की विचारधारा के साथ इतना ही इनकी विचारधारा मैच कर रही थी या बीजेपी के खिलाफ, तो पहले से साथ में क्यों नहीं आए, चुनाव साथ में क्यों नहीं लड़ा? वंदना, अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज फेयर इन वॉर एंड पॉलिटिक्स। जी। तो इनका कांग्रेस पार्टी का डीएमके के साथ जरूर रिश्ता रहा। पिछले कई बार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कभी डीएमके के साथ अलायंस किया करते थे, कभी एमजीआर के साथ, एआईएडीएमके के साथ करते रहे। 52 में मद्रास स्टेट फॉर्म हो गया है। सो पहले 15 साल सी राजगोपालचारी, कामराज नाडार और भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री रहे। 67 के बाद बेचारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को अधिकार में आने का अवसर ही नहीं मिला और डीएमके बिल्कुल ऐलान किया था कि हम कांग्रेस को या किसी और पार्टी को हम हमारे सरकार में शामिल नहीं करेंगे अगर हम जीतेंगे। हाँ। ये अलग बात है, वो बेचारा स्टालिन भी हार गया था। बात ये है कि अब क्या होगा जी? क्या टीवी के इंडिया अलायंस में ज्वाइन होगा? हाँ। डीएमके इंडिया अलायंस में कंटिन्यू करेगा और बंगाल में टीएमसी क्या करेगा? हाँ। और अपोजिशन का अलायंस का सिचुएशन देश में कैसा रहेगा? 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल यूपी और काफी और कुछ राष्ट्र स्टेट्स में भी चुनाव होने वाले हैं। तो अपोजिशन का हालत क्या है, क्या करने वाले हैं, हमें देखना पड़ेगा। वंदना, बिल्कुल। सोहेल काजमी जी, इस वक्त डीएमके तो ये गाना गा रही होगी, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, और वैसा हो गया कांग्रेस के साथ। अब हालांकि कह रहे हैं कि डीएमके से रिश्ते नहीं तोड़े हैं, लेकिन टीवीके के साथ सरकार में तो शामिल हो गए। वंदना जी, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं। मेरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिशियन जितने भी भारत के हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवार है। ये किसके साथ कब रिश्ता जोड़ते हैं, कब तोड़ते हैं, जमहूरियत की यही खूबसूरती है और इसको कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 59 ईयर्स के बाद वहां कांग्रेस आई है और कांग्रेस का हाल ओवरऑल आप देख रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल सेंध लगा के कहीं भी एक भी सीट ना ये ले, उसकी कोशिश करते हैं और बिल्कुल उसी पे काम होता रहा है। वेस्ट बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, अब यूपी देख लीजिए, फिर पंजाब में भी उन्होंने पेनिट्रेशन शुरू कर दी। तो उस पूरे समीकरण में अगर कांग्रेस का वजूद वहां पे आता है और वो अलायंस में आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के लिए, उनके कार्यकर्ता, क्योंकि बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रूल किया इन्होंने हिंदुस्तान पे। तो एक रिस्पाइट के तौर पे एक स्टेट में ओपनिंग हुई है, तो हम इसको वेलकम स्टेप मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां और अच्छी तरह इनका कैडर मोबिलाइज हो और उसकी तरस पे बाकी स्टेटों में भी इनको फायदा मिलता है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे वंदना जी, जब एक स्टेट में आपका थोड़ी सी भी रिप्रेजेंटेशन सरकार में होती है तो उसका असर जो है दूसरी स्टेटों पे भी पड़ता है। तो इनको इसका फायदा लेना चाहिए क्योंकि जरूरत है आज इक्वली एक ही पार्टी सरकार में रहे और लंबे चौड़े, वो भी अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल एक कोलिशन मजबूत होनी चाहिए, एक अपोजिशन बड़ी मजबूत चाहिए भारत में। अभी भारत उतना विकसित नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। तो एक स्ट्रांग सरकार के साथ, एक स्ट्रांग
स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हर स्टेट में बिल्कुल और टीवी नेशनल के लेवल साथ पे अपनी हो, इक्वेशन तभी भारत जमा आगे कर बढ़ेगा। कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि आने वाले वक्त में राज्यसभा में भी वो अपनी स्थिति को मजबूत करे। संजीव जी, लेकिन टीवीके के साथ आना कांग्रेस के लिए आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा लाभदायक होने वाला है? क्योंकि तवज्जो तो दी है, पेबैक तो किया है टीवीके ने, किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस रही उनके लिए, लेकिन डीएमके के साथ बीजेपी का कहना है कि छल कर दिया। देखिए वंदना, जब राजनीतिक घटनाक्रम को आप गौर से देखेंगी तो आपको राजनीति का एक दूसरा परिदृश्य भी दिखाई देगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि टीवी की वहां पे थी, और सबसे बड़ी पार्टी को नियमित राज्यपाल महोदय के द्वारा आमंत्रण मिलना चाहिए था, नहीं मिलना। उससे पहले ये कहना कि आप अपने बहुमत की संख्या ला करके सामने लाइए, निश्चित तौर पे ये पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा था कि राज्यपाल महोदय को जो अपनी भूमिका निभानी थी, शायद वो अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे थे। होना ये चाहिए था कि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो कहाँ हम बहुमत कहाँ सिद्ध होंगे? जाहिर सी बात है कि विधानसभा में ही बहुमत सिद्ध होगी, राज्यपाल के यहाँ तो होना नहीं था। उस परिस्थिति में नहीं बुलाना, और खास करके एआईडीएमके और डीएमके दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव वाली पार्टियां यदि मिलकर के सत्ता में या सरकार बनाने की सोचने लगे, और एक पार्टी वाली भारतीय जनता पार्टी यदि उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखे, तो जाहिर सी बात है कि 5 विधायकों वाले पार्टी के कान तो खड़े होंगे ही होंगे, और उन्होंने वही किया। सब जानते हैं कि थलापति विजय के प्रति राहुल गांधी की संवेदना ऐसा नहीं है कि पहली बार ये खुल के निकली या पहली बार उन्होंने संपर्क किया। 27 सितंबर 2025 को जब वो घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, एक मात्र इकलौता राहुल गांधी थे जो खड़े थे, मजबूती के साथ खड़े थे, थलापति विजय के साथ खड़े थे, और उन्होंने कहा था कि डोंट वरी ब्रो, घटनाएं हुई है लेकिन इसकी जांच भी होगी, और जांच हुई भी बड़े मजबूती के साथ, उसके बावजूद वो खड़े रहे। तो 5 विधायकों वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से, किंग मेकर कहना तो उचित नहीं है, लेकिन एक अपनी मजबूती के साथ एक जो भूमिका निभाई, निश्चित तौर पे कांग्रेस को भविष्य में उसका फायदा मिलेगा। सत्ता में बने रहना, 2 मंत्री का शामिल होना और 2 मंत्री का पद मिलना, ये भी छोटी मोटी बात नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी वहां जहां तकरीबन 59 सालों से बाहर थी, निश्चित तौर पे यदि वो सत्ता में आती है और सत्ता में भागीदारी बनाती है, और रही बात ये बात आप जो कह रही हैं कि डीएमके को छोड़ करके वहां से निकल जाना, ये यहाँ जितने भी पैनल में लोग हैं सारे लोग वरिष्ठ लोग हैं, और इस बात को सारे लोग समझ रहे होंगे कि आज की राजनीति में यदि कोई ये सोचता हो कि विचारधारा ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो अभी तक के जीवन में मैंने यही देखा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार नहीं बनाई है, अन्यथा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो एक दूसरे के साथ मिलकर के सरकार बनाई हो। तो ये 2 ध्रुव है, निश्चित तौर पर दोनों ध्रुव अपनी आजमाइश कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उसमें बाजी मारती हुई दिखी, और आज के वक्त में वो मजबूती के साथ तमिलनाडु में खड़ी है, केरल में भी खड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी को जो संजीवनी मिलनी चाहिए थी, वो संजीवनी मिलती हुई दिखाई दे रही है आज के वक्त। कुशाग्र सक्सेना जी, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं कि संजीवनी मिल गई है कांग्रेस को तमिलनाडु में, टीवीके ने तो पेबैक किया है, क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने देखी जब राहुल गांधी के साथ वो मंच पर मौजूद थे एक्टर विजय, और अब जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं शपथ ले रहे थे, उस दौरान भी वीडियो उन्होंने बनाया था, उसकी खूब चर्चा हुई। ये जोड़ी तमिलनाडु में आने वाले वक्त में क्या कमाल करने वाली है, और इसके साथ ही क्या आप लोग पेबैक करेंगे टीवीके को, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए वंदना जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि संजीवनी मिली है, कमबैक हुआ है, ये सब कहना पता नहीं पॉलिटिकली कितना ठीक है कितना नहीं, बट जनता ने विश्वास जताया है। और टीवीके ने जिस तरीके से, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये आज की बात नहीं है, थलापति विजय की पार्टी जब ये बनी थी उससे पहले भी वो जब एक एक्टर के तौर पे भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते थे, लगातार उनके बयान कांग्रेस आइडियोलॉजी से रिलेटेबल आते रहे हैं। तो जहां पे भी कांग्रेस आइडियोलॉजी और कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ कोई भी खड़ा होगा तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि सीधी सीधी हमारी विचारधारा सोशल जस्टिस की है, सबको साथ लेके चलने की है। भाजपा की तरह हम सिर्फ ये नहीं कहते सबका साथ सबका विकास, हमने वो करके दिखाया और हम उस विचारधारा पे अपने देश को आगे बढ़ाने की करते हैं। और रही बात गठबंधन की कि हमने डीएमके को छोड़ दिया, हमने टीवीके को ज्वाइन कर लिया, जेडीयू के साथ भाजपा ने क्या करा, शिवसेना के साथ भाजपा ने क्या करा, हम परिवार की तरह एक दूसरे के साथ चलना जानते हैं, हम एक दूसरे के परिवारों का खात्मा करना नहीं जानते हैं। क्या हालत कर दी बेचारे नीतीश कुमार जी की, क्या हालत कर दी शिवसेना जी की, बाल ठाकरे जी के विचारों की, किसी का तो ये सम्मान नहीं करते भाजपा और आरएसएस वाले। जिस तरीके की इनकी विचारधारा है उस कम्युनल पॉलिटिक्स को, उस डिवाइसिव पॉलिटिक्स को, चाहे वो टीवीके हो या और कोई विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार उसको समर्थन करते रहेंगे। देखिए के कामराज मॉडल जो रहा है शुरू से गांधी जी और नेहरू जी की विचारधारा से प्रभावित,
हम उसी मॉडल को लेके, सोशल जस्टिस के मॉडल को लेके, प्रोग्रेसिव मॉडल को लेके उसी तरीके से हम अपना काम यह सुनिश्चित करेंगे कि टीवी के, जो कि पहली बार सत्ता में आई है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, तो कांग्रेस का जो एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है सरकार चलाने का, हम पूरी तरीके से उनका समर्थन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि तमिलनाडु विल इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। दिस विल गोइंग टू बी हैपन। और मैं ये आपके चैनल पे ये बात पूरे जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं कि कोई भी कम्युनल पॉलिटिक्स, डिवाइसिव पॉलिटिक्स जैसी घटना आपको तमिलनाडु में नहीं देखने को मिलेगी। जो तमिलनाडु ने 1952 से इंडिपेंडेंट से लेकर आज तक उस आरएसएस की और ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स वाली विचारधारा को नकारा है, उसको हम कभी तमिलनाडु में पनपने नहीं देंगे। चाहे भाजपा कितने षड्यंत्र कर ले, कितने भी जुगत लगा ले, उनकी एंट्री, उनकी विचारधारा की एंट्री नहीं होने देंगे। ठीक है वेंकट नारायण जी, इंडिया में भी, पूरे नॉर्थ इंडिया से भी इनको खदेड़ने हम जा रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। ठीक है, अब लोग इनकी विचारधारा से अपनी नई राजनीतिक दिशा बदल ली है तमिलनाडु में, और जो मुख्यमंत्री हैं विजय, वो कई ऐसे फैसले कर रहे हैं जो लोगों को हैरान भी कर रहे हैं और यकीन भी कर पाना मुश्किल है। कई फैसले तो ऐसे भी हैं, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो फिल्मों के एक नायक के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि पावर सेंटर एक ही होगा, तो ये बाकी सहयोगियों के लिए भी कोई मैसेज था? नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे सरकार में जो भी निर्णय लिए जाएंगे मैं खुद लूंगा, कोई और हमारे सरकार के तरफ से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी एक ही, द बक हैज टू स्टॉप देयर, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। और दूसरा ये है, हमें ये याद रखना चाहिए कि अभी एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं हुआ है वंदना जी जी। बीसीके और आईयूएमएल वालों को भी बुलावा आया है कि भाई आप आके सरकार में शामिल हो जाओ। बिल्कुल। और स्पेकुलेशन ये रहा है, एआईएडीएमके के जो 25 लोग समर्थन दिए थे कॉन्फिडेंस मोशन के समय, हाँ। ये स्पेकुलेशन था कि वहां से भी कुछ लोगों को मंत्री बनाएंगे, लेकिन लेफ्ट पार्टीज ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप एआईएडीएमके रिबल्स को मंत्री बनाओगे तो वी विल रिकंसिडर आवर सपोर्ट द टीवीके गवर्नमेंट। सो दिस इज ए वेरी सीरियस इशू। बेचारा विजय क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो इंडिया अलायंस ज्वाइन करेंगे या बीजेपी को दिल्ली में चैलेंज करेंगे। मुझे पता चला है कि विजय कुछ ही दिनों में दिल्ली आने वाले हैं प्रधानमंत्री और वेंकट नारायण जी, क्या मिलने के लिए इंडिया अलायंस अभी बाकी है? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ, उसके बाद से दोबारा चर्चा हुई है, बीच में तो एकदम सन्नाटा पसरा था। बिल्कुल सही बात है। ये जब स्टालिन हार गया चुनाव में और ममता हार गई चुनाव में, वो असेंबली के मेंबर्स भी नहीं रहे हैं और ये स्ट्रांग सपोर्टर्स थे इंडिया अलायंस के। सिर्फ उनका प्रॉब्लम ये था कि वो स्टालिन तो ही वाज ओपनली सपोर्टिंग राहुल गांधी कैंडिडेचर फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। ये अलग बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ममता वाज अपोज्ड टू राहुल लीडिंग इंडिया अलायंस वगैरह। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, हमें देखना होगा क्या होगा। बट ये निश्चय है कि विजय काफी चैलेंजेस को फेस करेंगे आने वाले दिनों में। अब वो एआईएडीएम के रिबल्स को शामिल करेंगे और वीसी के और आईएमएल के ठीक है, कुशाग्र जी मैं आऊंगी आपके पास, मैंने देख लिया आपको, बोलिए। तो हमें ये याद रखना होगा कि कांग्रेस पार्टी 28 सीट्स में लड़ी थी, सिर्फ 5 सीट मिल गए उनको। और कांग्रेस का 4.27% ऑफ द पॉपुलर वोट मिला है। बीजेपी का तो और भी बुरा हाल है, 2.62% ओनली। तो ये नेशनल पार्टीज हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक इनटू तमिलनाडु पॉलिटिक्स। ये बेचारे साइडलाइंस पे रहेंगे काफी आने वाले समय तक, मुझे ऐसा लगता है। वंदना, ठीक है। सोहेल काजमी जी, जिस बात का इशारा वेंकट नारायण जी कर रहे हैं, कितने चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री विजय के सामने अभी? क्योंकि सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर भी अभी भी सवाल है। भले ही अभी आंकड़े पूरे हो गए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि
पावर सेंटर अगर उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर पे इन्होंने अलायंस पे इलेक्शन लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 6 विधायक इनके हैं, 2 साल की सरकार बन गई लेकिन एक भी मंत्री को इंडक्ट नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं रस्साकशी जिसकी बात आप कर रही है, इंडिया ब्लॉक के तरीके से ही इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ था, जिसको आज उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं विद 6 कांग्रेस अलाइंस। लेकिन वहां किसी को इंडक्ट नहीं किया, किसी को कॉर्पोरेशन का हेड नहीं बनाया, और वो जो उनकी कभी सुबह लड़ाई होती है, शाम को वो दोस्त बन जाते हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम वो इरप्ट होती है। दूसरा ये है कि लेकिन इनकी खुशकिस्मती है कि वहां फिर भी नंबर थोड़ा होने के बाद भी 2 मिनिस्टर्स बना लिए। इट मींस कि अभी तक तो ट्यूनिंग अच्छी है, और ये ट्यूनिंग अच्छी रहे, ये दोनों साइड से होता है, क्योंकि कम सीटें लेके कांग्रेस आई है, कांग्रेस की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है कि इन ट्यून उनके साथ काम करे, इन ट्यून पॉलिसी जो भी फॉर्मुलेट हुई है बड़ी पार्टी की, उसके साथ उस फॉर्मुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए उस स्टेट का रखरखाव जो है और मजबूती से चले। देखिए अब मुश्किल ये होगी है कि एक अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना नहीं होता किसी सरकार को, और भी जो रेबलिंग होती है विद इन स्टेट या छोटी छोटी जो पार्टीज होती है, वो सब भी लगी रहती है इसी फिराक में कि किसी तरह से भी सरकार जो भी जिसकी भी हो उसको डैमेज किया जाए, घुटनों में लाया जाए या गिराया जाए। अब यहाँ खूबसूरती ये है कि अच्छे नंबर्स आए हैं, अच्छी सरकार है, नौजवान चीफ मिनिस्टर है और लोगों को उम्मीदें बहुत है, और प्राइम मिनिस्टर भी मुझे लगता है उस तरह से खुले दिल से जब ये जाएंगे दिल्ली में तो स्वागत करेंगे, क्योंकि वर्डिक्ट ऑफ द पीपल इज द फाइनल जजमेंट एज फार एज द जमहूरी निजाम इज कंसर्न। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वर्डिक्ट ऑफ द पीपल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ। और एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट है इस स्टेट का, और उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने में मुझे लगता है दोनों पार्टी ठीक बात की है, क्योंकि आपने उमर अब्दुल्ला का जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, संजीव कौशिक जी, उमर अब्दुल्ला तो खुलकर कह चुके हैं कि भाई केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर वो काम करेंगे तभी राज्य का विकास होगा और सरकार आगे बढ़ेगी, और यही चीज क्या तमिलनाडु में हो पाएगी? देखिए, कश्मीर और तमिलनाडु में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की भौगोलिक स्थिति और दोनों की कंडीशन भी बहुत अलग अलग है। ये अब कहना तो कुछ भी कहा जा सकता है कि कौन सरकार सुरक्षित है और कौन असुरक्षित है। हमने देखा है बड़े मजबूत सरकार को भी गिरते हुए देखा है, 2 फांक होते हुए भी देखा है। लेकिन एक बात यहाँ कहना बेहद जरूरी है, कांग्रेस पार्टी से किसी भी क्षेत्रीय दल को कभी नुकसान होता हुआ हमने नहीं देखा। बहुत कम ऐसा रेयर केस में आपको दिखाई देगा। अधिकांशतः क्षेत्रीय पार्टी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस से ही निकली हुई है, बाहर निकल के अलग अलग अपने अस्तित्व में आई, और कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अस्तित्व में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये एक माइनस पॉइंट है, चूंकि क्षेत्रीय दल अपने अस्मिता की लड़ाई अपने क्षेत्रीय लेवल पे लड़ती है, तो उनको इस बात का एहसास होता है कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार में आती है या सत्ता में आती है, कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे, और भारतीय जनता पार्टी उसी समय से अपना प्लानिंग करना शुरू कर देती है, और एक दिन ऐसा होता है कि बड़े भाई कब छोटे भाई हो जाते हैं, कब हाशिए पे हो जाते हैं, कब 2 फाड़ हो जाता है और कब बाहर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, और सारी नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा बहुत कम किया है, या ना के बराबर है, ऐसा आंकड़ा नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से काम करते हुए विजय दिखाई दे रहा है, थलापति विजय, निश्चित तौर पे उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा पहले की अपेक्षा और ज्यादा हुआ है। कोई पहली बार इस तरह के मुख्यमंत्री को हमने देखा कि शपथ लेने के बाद में फैसला ऑन द स्पॉट, 3 महत्वपूर्ण घोषणाओं पे साइन करना और उसी टेबल पर यह घोषणा कर देना कि चाहे बिजली फ्री की बात हो, या फिर महिला सुरक्षा की बात हो, या फिर ड्रग्स के ऊपर लगाम लगाने की बात हो, तो उसी जगह पे अब हो सकता है लोगों को ये थोड़ा सा फिल्मी लगे, लेकिन ये फैसले तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब उस फैसले के लिए वो कितना तैयार थे, पहले से वो काम कर रहे थे, काम पर कितना कब से उस पर फोकस होगा, ये सारी बातें बाद में हैं। संजीव जी, विजय की लोकप्रियता है, इसी वजह से तो कांग्रेस साथ में आई है, क्योंकि उनको उनमें भविष्य नजर आ रहा है, युवा उनके साथ हैं। निश्चित तौर पे राजनीति करने वाले व्यक्ति की और राजनीतिक दलों की निगाहें पैनी नहीं होगी तो किसका होगा भला? वो अपना भविष्य देखते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ किसके साथ जाएंगे तो हमारा भविष्य बेहतर दिखाई देगा, किसके साथ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से लोग डरते नहीं है। कांग्रेस पार्टी यदि कहीं पे है या जा रही है तो ज्यादातर जगहों पे आप देखेंगे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे हैं आप ना चले हमारे साथ। कांग्रेस जहां जाती है खुद का नुकसान कर लेती है, लेकिन उससे किसी भी क्षेत्रीय दल को नुकसान नहीं होता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी दरअसल एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का इतिहास निकाल के देखे तो
जब से कांग्रेस पार्टी की गठन हुई तब से अब मुझे लगता है कि तकरीबन 58-60 बार वो कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है। हाँ। और जिस कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की लोग कल्पना कर रहे थे, पिछले इलेक्शन में कांग्रेस दुगुनी ताकत से वापस आई। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक वो ध्रुव है जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने की शैली और दूसरा धर्मनिरपेक्ष कह लें या फिर उसके विपरीत जो जिस तरह की राजनीति होती है, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी जब तक इस तरह की राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं निभाएगी, तटस्थ होके, तमिलनाडु भी हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आगे आके हाथ थामा और अपनी भूमिका निभाई, राहुल गांधी ने खास करके भूमिका निभाई, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह की भूमिका निभाई, वो काबिल तारीफ है यदि एक और स्टेट में आप सरकार में शामिल होते हैं तो। जी बिल्कुल। पावर सेंटर में आने के लिए रस्सी तो मिल गई है कुशाग्र जी, लेकिन उसको पकड़ना भी पड़ेगा, पैनी नजर रखनी पड़ेगी। देखिए वंदना जी, जैसा संजीव जी ने बोला, कांग्रेस और बीजेपी में विचारधारा का ना यही एक फर्क है। देखिए पहले तो कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है जहां हमें अपने बेनिफिट्स और हम किस तरह जनता को बेनिफिट दे सकते हैं वो हम ना देखें, वो संभावनाएं हम लगातार देखते हैं और उसी को एनालाइज करके हम अपनी आगे की स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। बिकॉज हम भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही है, हम कोई एनजीओ तो नहीं चला रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है एनडीए में जो बीजेपी है वो अपने ही परिवार को खा के निगलने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात, जिन पे वो आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, एजेंसी छोड़ देते हैं, उन्हीं को अपने साथ शामिल करके वॉशिंग मशीन में डाल के एक क्लीन प्रोडक्ट की तरह पेश कर देते हैं। तो भाजपा का अपना कोई नैतिकता कोई है ही नहीं। इसलिए गठबंधन की सरकार, भाजपा के साथ जितने दल जाते हैं वो उनकी मजबूरी है कि किसी को ईडी का डर, किसी को सीबीआई का डर, किसी को और किसी के डर दिखा के ये इस तरीके से लाते हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे डीएमके हो, अगर हम सरकार में सम्मिलित नहीं भी होते तो ऐसा नहीं है कि हम धमकी देते हैं कि नहीं, अगर हमें सरकार में नहीं रखा तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अगर हमने अपना समर्थन दिया है तो हम उसको पूर्णता, नैतिकता पूर्ण हम उसको निभाने की भी पूरी कोशिश करते हैं और अंत तक निभाते हैं। टीवी के ने हमें एक चांस दिया पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा कहां आपने? देखिए हमने पूरा अच्छा चुनाव लड़ा, हमने सारी सीटों पे अपनी पूरी कोशिश करके चुनाव लड़ा। ममता जी से बात हो रही थी, नहीं बात बनी तो राज्य स्तर पे हर पार्टी को एक मौलिक अधिकार है, यही तो डेमोक्रेसी है कि अगर हम राज्य मुद्दों पर एक नहीं है, हमने ममता जी के मुद्दों पे भी चुनौती उठाई। इंडिया अलायंस का जिक्र हो रहा था, आप उस पर कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं इंडिया अलायंस पे, देखिए सबसे पहली बात, जो जैसा वरिष्ठ पत्रकार वेंकट नारायण जी ने, संजीव जी ने और सोहेल जी ने जो बातें करी, मैं सबसे एक बात, ये बात आपके चैनल पे बैठ के सुनिश्चित करना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी वॉज द फर्स्ट वन, सबसे पहले थे जिन्होंने ममता जी के समर्थन में ट्वीट करा और पूरी तरीके से विश्वास दिलाया कि पूरा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी ममता जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और ममता जी ही अकेली वो शख्स थी जो सबसे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही थी इंडिया गठबंधन में। तो उसमें देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। उसके बावजूद ये सबको आज पता लग रहा है ना कि सिर्फ एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो केंद्रीय स्तर पे भाजपा का सुपड़ा साफ कर सकती है, क्योंकि हमने किया है। और ये राज्य स्तर की पार्टियां जो हैं, हमारा समर्थन है। देर से समझ आ रहा है कुशाग्र सिंह? नहीं, हाँ। देर से समझ नहीं आ रहा, लगातार हमने, अगर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की जितनी भी नेतृत्व की भूमिका है वो लगातार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी जी हो, बस कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि हम डिक्टेटरशिप की तरह आगे नहीं बढ़ते इंडिया गठबंधन में कि जो हम कहेंगे वही होगा। हम सबकी सुनते हैं, कॉमन एजेंडा चलाते हैं, कॉमन प्रोग्राम तय होता है, उसके तौर पे हम अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं। तो इसमें यह कहना तो गलत है ना कि हम सबसे पीछे हो गए। और जब जहां जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस एक बड़े भाई की तरह, कांग्रेस बड़ा भाई बन जाती है, लेकिन बाकी लोग छोटे भाई बनने को तैयार नहीं होते ना कुशाग्र जी। बंदा जी, देखिए अगर आप देखेंगे डीएमके की तरफ से जितने भी कांग्रेस के लिए बयान आए, उनके स्पोक्स पर्सन ने कुछ भी बोला, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी ऑफिशियल लीडर ने ऐसा कुछ बोला कि नहीं हम डीएमके के साथ नहीं खड़े? हम आज भी खड़े हैं। स्टालिन शुरू से कहते हैं राहुल गांधी मेरे भाई की तरह है, और राहुल जी भी गठबंधन का धर्म अच्छे से निभाना जानते हैं, इसीलिए हमने डीएमके का अभी तक साथ दिया। टीवीके का आइडियोलॉजिकली हमने साथ दिया है क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने एक तरफा डेमोक्रेटिकली सोशल जस्टिस वाली सरकार को चुना है जिसको कांग्रेस का समर्थन है। और हम क्यों समर्थन नहीं करेंगे? हम तो कहते हैं डीएमके भी आगे समर्थन करते हैं, हमें क्या दिक्कत होगी? मगर जो भी कम्युनल पॉलिटिक्स और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ खड़ा होगा, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी उसके साथ मजबूती से खड़ी है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी तरह कहना चाहता हूं कि हर राज्य स्तरीय पार्टी को पता है केंद्र में कांग्रेस पार्टी ही इंडिया गठबंधन है या इंडिया गठबंधन ही कांग्रेस पार्टी है, ये दो अलग बातें हैं सर। नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन सारी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, उसमें सबसे बड़े भाई की भूमिका सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट है कहां? चुनाव आप लोग अलग अलग लड़ते हैं। नहीं,
हाँ। एनडीए में क्या है, एनडीए में अगर आप बोलेंगे एनडीए का मतलब बीजेपी होता होगा, क्योंकि वहां पे शाह और शहंशाह की जो ताकत चलती है, एक तरफा फरमान आता है। नीतीश कुमार जी की हालत देख लीजिए, एकनाथ शिंदे जी की हालत देख लीजिए, पीडीपी के साथ गठबंधन करते हैं, उन्हें आतंकवादी ठीक है, बोलते हैं, दो मंत्री फिर लेकर आज गठबंधन आप करते खुश हैं। हो रहे हैं, आप- लेकिन आप- वेंकट नहीं, नारायण नहीं, जी, नहीं, एक वक्त नहीं, ऐसा था, वंदना जी, कांग्रेस वंदना जी, सबसे 10 सेकंड। ताकतवर पार्टी थी तमिलनाडु में। 1967 में जब हराया था डीएमके ने, उसके बाद से लगातार ग्राफ गिरता गया। फिर डीएमके के साथ जाना भी मजबूरी बन गया, एआईएडीएमके के साथ भी जाना मजबूरी बन गया, और टीवीके के साथ आना भी तो मजबूरी है ना। नहीं 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 वंदना जी, देखिए राजनीतिक भविष्य का सवाल नहीं है ये। नहीं नहीं, देखिए वेंकट अगर नारायण आप जी को बोलने दीजिए, ठीक है। मेरे को सक्सेना 10 जी, सेकंड दोबारा का आऊंगी सर समय आपके पास। दीजिएगा, please। वेंकट नारायण जी, वंदना, बात ये है कि 1967 में जब अन्नादुराई डीएमके का चीफ मिनिस्टर बने थे, जी तब से कांग्रेस पार्टी का आइडेंटिटी इन तमिलनाडु कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है, एंड दे वर प्रिपेयर टू पे सेकंड फिडल टू इधर द डीएमके और द एआईएडीएमके। बिल्कुल। सो मिसेस गांधी करुणानिधि जी के साथ अलायंस किया था, और एमजीआर के साथ भी अलायंस किया था, और एमजीआर के कारण ही भारत को श्रीलंका में तमिल्स को बचाने के लिए इंटरफेयर करना पड़ा। तो वो लंबा चौड़ा स्टोरी है, उसके इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये है कि अब एक मौका कांग्रेस को मिल गया है कि भाई कहीं ना कहीं हमको चांस मिल रहा है सरकार में एक पार्ट बनने का। अब केरला में उनका सरकार बन गई है, बट दैट्स द कोलिशन गवर्नमेंट लेड बाय द कांग्रेस। देन कर्नाटका में सिद्धरामैया और दूसरा बंदा का डीके का लड़ाई जल रहा है, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं यू नो दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस। देन ऑफ कोर्स Himachal they have, and this is the fourth state where they have come to power. In the sense they're sharing power. So if they play their cards right, and if they do not dictate terms to Vijay के ये करो वो करो, आप इंडिया अलायंस में ज्वाइन करो, and all kinds of things, and if they put him in difficulty, he will have a problem dealing with the BJP-led NDA government at the center. It is very important for Vijay to have very good relations, working relations with the BJP. Otherwise, you can see what happened to the DMK government led by Stalin in Tamil Nadu, and what happened to Mamata in Bengal. So it is very, very important that Rahul Gandhi's aggressive posture towards the BJP government in general, and the Prime Minister in particular, I don't think that is a good idea for TVK and Vijay to adopt that kind of policy. They should leave him alone. You know, he has caught 35% of the popular vote. बिल्कुल। Congress got only 4.27%. ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नेशनल पार्टी है तो हम जो बोलेंगे विजय को करना होगा, you know, that will be ठीक है। कुशाग्र जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, आप बोलिए, उसके बाद सोहेल काज़मी जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी की बात हुई, कोई रिफ्ट नहीं है, ठीक है। पार्टी में कुछ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कुछ मनमुटाव होते हैं, हम सुलझा लेते हैं, हम लड़ते नहीं हैं और जग जाहिर नहीं करते हम अपनी चीजों को। एवरीथिंग इज फाइन एंड परफेक्टली वी आर रनिंग गवर्नमेंट इन कर्नाटका। एंड सेकंड थिंग मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी अपने किसी अलायंस को कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं दिया है, चाहे हम सरकार में सम्मिलित हो या ना हो। टीवीके के ऊपर पूरी चॉइस है, टीवीके विल बी लाइक, विजय के पास पूरा अपनी अथॉरिटी है सरकार चलाने की। कांग्रेस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो हम सरकार में सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने मंत्रालय और अपना काम और जो हमारी विचारधारा है हम उसको अच्छे से रख सके। सेकेंड थिंग, अगर ये बात है इंडिया गठबंधन में टीवीके के आने की या नहीं, ये पूरी तरीके से निर्णय विजय का है, विजय की पार्टी का है, टीवीके का है। कि कांग्रेस अगर ये बोलेंगे 4.27% का वोट है सिर्फ, भाजपा का केरला में क्या है? भाजपा इससे पहले तमिलनाडु में ना थी, ना आज है, ना होगी, इससे पहले बंगाल में नहीं थी। ठीक है, आज भाजपा को किस तरीके से चोरी की सरकारों से उनकी सरकारें बन रही हैं, एसआईआर के माध्यम से बन रही हैं, सरेआम सरकारें चुराई जा रही हैं, विधायक तोड़े जा रहे हैं, ऑपरेशन लोटस सरेआम किया जाता है, उस चीज पे कोई नहीं कुछ बोलता। और अगर कांग्रेस अपने गठबंधन का धर्म निभा के चल रही है, अपने साथियों के साथ एक तरफा नहीं, फिर जवाब आता है ना कुशाग्र जी, वो कहते हैं तमिलनाडु में फिर कैसे सरकार बन गई, यहाँ चोरी क्यों नहीं हुई?
हमने तो बोला है अगर भाजपा को कोई दिक्कत है, अगर भाजपा को लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है तो जाके बोले। हमने तो कर्नाटका में भी जब राहुल जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भाजपा को तो बाकी जगह भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आप लोगों को है ना। हम तो बोल रहे हैं भाजपा को क्यों दिक्कत होगी, जहां जहां पे वो अपना कीचड़ नहीं खिला पाते, नहीं फैला पाते, वहां कमल नहीं खिल पाता। पूरी कोशिश करी तमिलनाडु में एसआईआर के माध्यम से कीचड़ खिलाने की, मगर तमिलनाडु की जनता ने उनको कीचड़ खिलाने का एक मौका नहीं दिया। तो जहां जहां कीचड़ नहीं खिला वहां वहां कमल नहीं खिला, कीचड़ जहां जहां फैलेगा वहां वहां कमल खिलेगा। इन्होंने पूरी तरीके से सरकार चोरी करी है वेस्ट बंगाल में। जिस तरीके से सारी खबरें आ रही हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे उनको तो उठा के इन्होंने सरकार ने अब तो इलेक्शन हो गए हैं, सरकार बन गई, अब इससे तो ज्यादा और क्या देखा जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए ना, अगर इस पे प्रश्न नहीं खड़े होंगे वंदना जी तो क्या होंगे। ठीक है सोहेल काजमी जी, चुनाव लड़ना भी होता है, चुनाव का बहिष्कार तो करते नहीं है कि हाँ ईवीएम में दिक्कत हो सकती है, एसआईआर से प्रॉब्लम है, चुनाव लड़ेंगे, प्रक्रिया का लेकिन हम उसके बाद नहीं करते इस तरह की बातें करेंगे। लोकतंत्र प्रक्रिया में वंदना जी हम अपनी आवाज ठीक है सोहेल काजमी जी, आपको लगता है जब पूरा विपक्ष एकजुट होना चाहता है, इंडिया अलायंस को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो उस कवायद में क्या विजय को भी जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे या उन पर प्रेशर होगा किसी चीज का? क्योंकि विजय, देखिए एक सेकंड कुशाग्र जी, एक सेकंड देखिए, विजय अपनी लोकप्रियता इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि वो एनडीए से और बाकी विपक्षी पार्टियों से अलग खुद को खड़ा करने की उन्होंने कोशिश की है और जनता का भरोसा जीता है इसी बात पर। इंडिया अलायंस का क्या वो हिस्सा बनेंगे, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है वंदना जी, और समझदारी भी यही है कि बनना भी नहीं चाहिए। इंडिया अलायंस अगर इतना स्ट्रांग होता, वेस्ट बंगाल में आप ये कह रहे हैं कि कमल का फूल खिला, देखिए इनकम्बेंसी फैक्टर था वहां पे, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुंडा राज था वहां पे, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जैसे मेरे सीनियर भाई जर्नलिस्ट ने कहा कि आपको ट्यूनिंग रखनी पड़ती है मरकज के साथ, आप उनको मानते नहीं थे, और वो आयुष्मान भारत तक के कार्ड तक वहां आपने इंट्रोड्यूस नहीं होने दिए। तो लोग देखते हैं ना, देखिए आपका फॉल्स नरेशन है और आप उस पर रात दिन काम करते हैं और फिर आप उस फॉल्स नरेशन पे भी इलेक्शन जीतते हैं। यही तो खूबसूरती है, एक प्रॉपर तरीके से आप इलेक्शन में। और उनका जो 1 पॉइंट प्रोग्राम था वो वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल को उन्होंने फोकस किया हुआ था बिहार के बाद, और उन्होंने उसका बिगुल बजाया जब बिहार की इलेक्शन का रिजल्ट निकला दिल्ली अपने हेडक्वार्टर्स में, और उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रात दिन 2016 से ही वेस्ट बंगाल इलेक्शन पे टूटा हुआ था। ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी ये खूबसूरती है, ये भी एक उनकी खूबसूरती है कि जिसके साथ वो जुड़े मिले, या तो वो मर गया या वो पार्टी खत्म हो गई या वो उसका नामो निशान ही मिट गया, ये भी हम देखते हैं। लेकिन ये सियासी दावपेच है, इसको सियासी पार्टी करती है और करती रहेंगी। देखिए इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन ये है कि हमको जीतना है, जीतने के लिए तो सब लोग आगे आते हैं। किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जीतता तो एक ही है ना, लेकिन पांचों दावेदार होते हैं जीत के। तो ये जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो पोरस, उसको छोड़ दीजिए। अब ये है कि उसको आगे की रणनीति को कैसे आपने मेंटेन करना है, टेकिंग केयर ऑफ द स्टेट प्रॉब्लम्स, स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स एंड द सेंटर पॉलिटिक्स। तो दोनों को कोऑर्डिनेटेड वे में, बिल्कुल वेंकट सर, नारायण सर बिल्कुल एग्री करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि जनाब आपको मरकज के साथ भी ट्यून वे में चलना है और अपने एलाइज चाहे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, उनको भी ठीक तरह रखना है। अब एलाइज सिर्फ उनको धमकाते रहेंगे या उनको दबाव में रखेंगे तो वो चलने वाला नहीं है, और उनका नंबर वैसे भी बहुत कम है। तो यहाँ भी वही हुआ जम्मू कश्मीर में, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि 6 कांग्रेस के हैं, वो भी जब आप कोलिशन में आपने इलेक्शन लड़ी तो वो जीत के। देखिए हर इलेक्शन में डिफरेंट फैक्टर्स दूसरे अलायंस, दूसरी पार्टियां तो मौके की तलाश में बैठे हैं, जरा सी भी गलती हुई तो मौका लपक लिया जाएगा। संजीव कौशिक जी, अब क्योंकि जो जोड़ी हिट हुई थी अखिलेश और राहुल गांधी की, हालांकि जनता ने उस तरीके से मैंडेट नहीं दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी और विजय की जो जोड़ी है, क्या आपको लगता है कि जो नई राजनीतिक दिशा बदलने की कोशिश कांग्रेस ने की है, उत्तर प्रदेश चुनाव का अगला पड़ाव है, वहां पर इसका असर होगा? देखिए वंदना, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों हम ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई दबाव डालेगी टीवी के पर। टीवी के बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को यदि ऐसा लगता है तो ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी ने धमकी दिया कि यदि हमें मौका नहीं मिलता है सरकार बनाने के लिए तो 108 विधायकों के साथ हम इस्तीफा दे देंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। कल्पना कीजिए यदि मौका नहीं मिलता तो और 108 विधायकों के साथ इस्तीफा देने के बाद में क्या फिजा बनता फिर वहां पे। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा हो जाना चाहिए ऐसे परिस्थिति में, उस पार्टी के साथ जो बड़ी पार्टी है। और दूसरी बात, देखिए बंगाल के संदर्भ में भी बात हुई और अब उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। बंगाल के संदर्भ में थोड़ा सा हम भी बोल लेते हैं, 1 मिनट। 2 तरीके से वहां के इलेक्शन को देखने वाले लोग और विश्लेषण करने वाले लोग 2 तरीके के हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से कहने में कोई 2 मत नहीं है कि कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली, ठीक उसी तरह से एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी के ऊपर भी आरोप लगता रहा। खतरनाक बात क्या है इसमें
निश्चित तौर पे जब आप 10 साल 15 साल होते हैं तो आपके विरोध में एक स्वर उठना शुरू हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। खतरनाक बात है केंद्रीय उन संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करते हुए दिखना जो देश के लिए हित में नहीं है। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, हमने देखा कि 27 लाख वोटों को केवल और केवल तार्किक विसंगतियों के आधार पर उनको वोट नहीं देना, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का शामिल हो जाना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहना कि एक बार नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, कल होकर सुप्रीम कोर्ट यह भी कह दे कि आपकी वोट की जरूरत नहीं है, आप अगले साल भी नहीं देंगे तो क्या होगा। अब इस तरह के तर्क जब सुनने को मिले तो निश्चित तौर पर कान तो आम आदमी का खड़ा होगा ही। हम जानते हैं कि SIR होना चाहिए, देश के जल जंगल साधन संसाधन पे सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों का, कोई बांग्लादेशी कोई रोहिंग्या क्यों आके हमारे यहाँ रहेगा, लेकिन उसकी एक सूची बननी तो चाहिए ना। बिहार में आपको बना के बताना चाहिए कि इतने लोगों को हमने पकड़ा, इतने लोगों को डिपोर्ट किया, बाहर किया, एक लिस्ट बनानी चाहिए। वैसे ही बंगाल में आपको बनानी चाहिए। लेकिन केवल और केवल राजनीति के वक्त में यदि आप जिस भी मुस्लिम को देख लें उसे आप यदि बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहना शुरू कर दे, उसे यदि आप घुसपैठिया कहना शुरू कर दे, तो जिस तरह से बंगाल फतह करने की जो रणनीति बनी थी वो निश्चित तौर पे कम से कम हिंदुस्तान में या सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल तो नहीं है। उस पर निश्चित तौर पे हमेशा दो लोग आपस में विचार करते रहेंगे, उसका विश्लेषण होता रहेगा, पक्ष और विपक्ष होता रहेगा। लेकिन जो दिखा सबसे ज्यादा, क्या आप उम्मीद करती हैं कि जितने अधिकारियों की तबादला बंगाल में कर दी गई थी उतने हिम्मत है किसी की तबादला कर दे उत्तर प्रदेश में? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो अधिकारियों का तबादला करना, उत्तर प्रदेश से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुला के ले जाना, और वहां अब इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर को जीवन में पहली बार हमने देखा कि वो उसकी जुबान बोल रही है। उसका काम था कि आंख उसकी खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए, सूचनाओं के आधार पर काम करता, लेकिन जुबान चलते हुए हमने देखा। इससे पहले तो हमने नहीं देखा था इलेक्शन कमीशन का कोई ऑब्जर्वर जाकर किसी के दरवाजे पर धमकाता हो कि हम ठीक कर देंगे। ठीक है संजीव जी, आज वहां पर वोटिंग भी हो रही है, फाल्टा सीट पर रह गई थी। हाँ, वहाँ से जो लेकिन चुनाव इस बार हिंसा मुक्त हुए हैं, इसको लेकर जरूर चुनाव आयोग की तारीफ हो रही है। हाँ, निश्चित तौर पे होनी चाहिए। हमने देखा बंगाल की राजनीति, उस रक्त रंजित राजनीति उसके खून में बसा हुआ था। इस पर लगाम यदि लगाई गई तो हमें कोई एतराज नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि कम से कम लोगों की जान माल की क्षति नहीं हुई उस मात्रा में। ये निश्चित तौर पर होना चाहिए था। ठीक है कुशाग्र जी, आप भी तो नेशनल पार्टी हैं और इतनी ताकतवर आप कई राज्यों में पहले रह चुके हैं, उसके बाद आपको बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, तो विचार नहीं करते हैं आप लोग, समीक्षा नहीं करते इलेक्शन हारने के बाद? देखिए वंदना जी, बैसाखी की जरूरत तो उन्हें पड़ी है जो कहते थे 400 पार 400 पार, उनका कीचड़ नहीं फैल पाया इतना, इसलिए कमल 400 पार नहीं खिल पाया। बैसाखी पे वो लोग चल रहे हैं जिन्हें अहंकार और घमंड था कि हम 400 पार लेकर आएंगे। दूसरी बात कि हम बैसाखी पे नहीं चल रहे हैं, हमने इंडिया अलायंस क्या है? अगर एनडीए के सामने आप खुद एक विपक्षी पार्टी बनकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इंडिया अलायंस की आपको जरूरत पड़ रही है, तो बैसाखी नहीं है? बैसाखी की जरूरत भाजपा को पड़ रही है जो एनडीए गठबंधन चल रहा है। इंडिया अलायंस एक वैचारिक आइडियोलॉजिकल समर्थित भारत की आवाज है। जिस तरीके से हमने शुरू से कम्युनल पॉलिटिक्स, डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाई है, इन अंग्रेजों के गुलामों को वही सबक हमने सिखाना है जो अंग्रेजों को सिखाया था। इस वजह से इंडिया अलायंस बना है ताकि हम भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को इस देश में ना पनपने दें। मैं आपके चैनल पे बार बार ये बात कहना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा होता है कि बंगाल में 9 मिलियन लोगों के 90 लाख लोगों के वोट काट दिए जाते हैं, 27 लाख लोगों का वोट अधिकार तुरंत छीन लिया जाता है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है इलेक्शन के बाद। तो क्या ये अपने आप में संशय पैदा नहीं करता वंदना जी? अगर ऑपोजिशन इस पे आवाज नहीं उठाएगा, ठीक है हम चुनाव लड़े। बिहार में आवाज उठाई थी ना आप लोगों ने, बिहार में जनता को बताया था, खूब आपने पीडीएफ दिखाई वहां पर, उसके बाद भी कोई फर्क पड़ा? किस तरह जी मॉडल जनता ने भरोसा किया आपकी बात पर? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किस तरह भाजपा ने उल्लंघन किया, इलेक्शन कमीशन की पूरी मिली भगत थी, 6-6 हजार रुपए जो इन लोगों ने लोगों के उसमें अकाउंट में डाले, क्या उसके खिलाफ हमने आवाज नहीं उठाई? जब हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें बंद करके बैठा है भाजपा की तरफ से, तो हमारे पास, और इसी वजह से सारे विपक्षी गठबंधन एक है, सिर्फ भाजपा को हराने के लिए नहीं, हम उस विचारधारा के खिलाफ है जो विचारधारा जिस देश। ठीक है वेंकट नारायण जी, आपको लगता है इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टियां हैं उनकी विचारधारा एक है, फिर अलग अलग राज्यों में चुनाव क्यों लड़ते हैं ये लोग? रुकिए सर, 10 सेकंड तो वेंकट नारायण जी को बोलने दीजिए सर। आप मेरे को सर, मैम आप मेरे को जवाब तो देने दीजिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपने तो बोला अभी, आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ मैं। आपने मेरी बात को अभी आगे नहीं बढ़ाया, मैं टीएमसी की और बात करना चाहूंगा।
हमने वहां पे एक टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, हमने लगातार आवाज उठाई है, एंटी इनकम्बेंसी पे भी बोले हैं, आरजी कर पे भी राहुल गांधी जी वॉज द फर्स्ट लीडर जिसने आरजी कर पे सबसे पहले आवाज उठाई थी। मगर जिस तरीके से ममता बनर्जी के चुनाव को, बंगाल के चुनाव को हाईजैक करा गया है, 27 लाख वोटों का अधिकार एक तरफा छीन लिया गया, 90 लाख वोट काट दिए गए, अगर उसके खिलाफ विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो क्या होगा? नहीं, चुनाव जो लड़ना पार्टी है। सत्ता में काम गलत कर रही है, आप कह रहे हैं आपने खुद उसके खिलाफ आवाज उठाई और जनता ने उसके खिलाफ मैंडेट दे दिया, तो आप उसमें भी अब उसी सवाल मैंडेट उठा के रहे ऊपर तो है, इसी चोरी के ऊपर तो हमारी आवाज है। ठीक दे दे हमें ठीक है, सीसीटीवी वेंकट नारायण जी को आप बोलने दीजिए सर। चीफ ठीक इलेक्टोरल है ऑफिसर कुशाग्र को जी, क्यों चीफ ठीक है सेक्रेटरी सर, नियुक्त ठीक कर दिया गया? देखिए, क्या ये संशय पैदा नहीं करता? बोलिए वेंकट नारायण जी। thank you, Vandana. See, now BJP when जब मोदी जी लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री दिस थिंग गोवा में जो मीटिंग हुआ था 2013 में, मैं वहाँ था, वो डिक्लेयर किए थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, ये मेरा ये है। तो अब 22 स्टेट्स में भारत बीजेपी सरकार और उसका अलायंस का एनडीए सरकार चल रहा कांग्रेस है। युक्त भाजपा और अगर भाई साहब जरा मुझे लेट मी स्पीक। सर यह भाषण नहीं चल रहा है, आप सुन लीजिए उनकी बात, बीच में भाषण टोका नहीं टाकी चल की रहा, जरूरत नहीं है बट सर। भाषण देने के कुशाग्र बाद जी आपने अपनी बात कांग्रेस रखी, वाले आप सुन लीजिए। अपोजिशन चाहते हैं कि भारत को बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, तो बेशक वो कोशिश करें, लेकिन नाचना जाने आंगन टेढ़ा और जहां हार जाते हैं वहां ये चोरी हुई है, यू नो ऑल दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट यार, फॉर गॉड सेक। अगर ऐसा करना है तमिलनाडु में किया कर सकते थे, केरला में भी कर सकते थे, जहां जहां आप हार जाते हो वोट चोरी हुई है, ये हुई है, यू नो दिस इज नॉट गोइंग टू बी tolerated by the people, for God's sake. Your whole campaign is not right, my friend. So अगर भारत को वाकई बीजेपी मुक्त बनाना है तो put all your heads together and do something. लेकिन ये चोरी हुआ है, ये इलेक्शन, you know, this kind of nonsense is not going to be tolerated by the people, yeah, for God's sake. Vandana, that's what I have Ma'am, I to say. need to respond please. ठीक है, बोलिए जल्दी से। सोहेल काज़मी जी के पास जा रही हूँ। मैं कुशाग्र सीधे जी एक बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर भाजपा को देखा जाए तो भाजपा युक्त हो रही है कांग्रेसियों, पुराने कांग्रेसियों को ही मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, पुराने कांग्रेसियों से ही भाजपा जीत पा रही है, अपना उनके पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं है। आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? फिर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आपके पास जवाब नहीं होगा। ठीक है सोहेल सोहेल काज़मी जी, जिसे डर है ठीक वो है जा रहा सर, है। ठीक तो है। कांग्रेस युक्त भाजपा हाँ, जरूर ठीक हो रही है, ठीक है। भाजपा कांग्रेस को कभी मुक्त नहीं कर सकती। हाँ। और रही बात, हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, अगर हम वोट चोरी के ठीक है, ऊपर बात उठाते रहिए करेंगे, सर। नहीं 90 लाख लोगों के वोट काट दिए, अपनी पीठ खुद ही 27 लाख थपथपाते लोगों के रहिए। ठीक है वोटों को ठीक अगर है, छीन सोहेल लिया काज़मी जी था, बोलिए। और अगर पत्रकार देखिए भी बंद्रा अगर एक तरफा मैम, भाजपा को समर्थन करेंगे तो किस तरह चलेगा? तो ये तो देखिए गलत है ना बंद्रा मैम, कि आप लोगों को एक तरफ बंद्रा से- सोहेल मैम, काज़मी जी बोलिए। देखिए वेंकट सर ने जो बात कही मैं उसको एग्री करता हूं। दूसरी बात ये है, गलतियां ये करते हैं और जहां हारते हैं फिर वहां कुताहियां शुरू कर देते हैं। देखिए टीएमसी का दिमाग खराब हो चुका था, वहां एक जंगल राज चल रहा था, भैया कांग्रेस के साथ वो इलेक्शन लड़ते तो उनका ये हाल नहीं होता जो आज होता, बीजेपी सरकार नहीं बनाती। मेरे साथ नारायणन सर एग्री करेंगे, लेकिन संभावित तौर पे तीसरी बार सरकार है, हवाई चप्पल, ये बांग्लादेशी चुनाव कैसे लड़ते सोहेल काज़मी जी? वहां तो कांग्रेस के नेता खुद चाह रहे थे, वो तो खुद कह रहे थे परिवर्तन आने वाला है, वो चाह रहे मैं थे तो कि खुद कह रहा- टीएमसी से उनको निजात देखिए, मिले। परिवर्तन की बात करी, एंटी इनकम्बेंसी की बात करी, इलेक्शन जो मगर है बड़ी चुनाव सूझबूझ से पारदर्शिता लड़ी की भी हम जाती बात कर रहे है। हैं। मैंने आपको पहले भी कहा वंदना मैम कि आपका नरेशन चाहे ठीक है, ये गलत है, हाँ। लेकिन लोगों को वो एक्सेप्टेबल है और वहां आप इलेक्शन जीत जाते हैं। यही तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी का, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है, आप इसको मानेंगी। आप दूसरी बात देखिए, मैं कांग्रेस के सारे नेताओं से कहता हूं, भैया जो आपके सीनियर नेता है 40-50 साल पुराने, जो केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, ये जिनकी बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी वाले उनको बना देते, भैया अगर घर का परिवार का कोई सदस्य रूठ जाता है तो उसको मना लीजिए ना। आप मनाते भी नहीं है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, तो पार्टी को तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सुन तो लीजिए, कुशाग्र जी, केवल आप सबके बीच में बोल रहे हैं सर, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है। प्रॉपर टाइम नहीं देते आप मेरे बारे में, तो आप टोक देते हैं। सबसे ज्यादा आप बोले हैं, बाकी पैनलिस्ट से भी पूछेंगे तो यही जवाब आप मिलेगा। 2 मिनट में मेरे को टोक मैं आ रही हूँ, देते हैं, दोबारा आ मैं रही हूँ बात आपके पास। सोहेल काज़मी जी बोलिए। देखिए
आपका घर सुरक्षित रहे, मजबूत रहे। वो क्या प्रोपोगंडा करता है ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो प्रोपोगंडा एक्सेप्टेबल है लोगों को, ये मैटर करता है। और जो चीज एक्सेप्टेबल है वही तो वर्डिक्ट में तब्दील होती है और फिर सरकार बनती है। तो इस पे आप काम कीजिए ना। आप जितनी देर भी देखिए, खूबसूरत चीज क्या है भारतीय जनता पार्टी की, गवर्नेंस में भी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार जीता है, हंग जीता है, हंग पार्लियामेंट है, जैसे भी है, बट जीता है ना। वो उसका जो नंबर है डेज इन द ऑफिस, वो आप जवाहरलाल नेहरू के नंबर से ऊपर चले गए, तो रिकॉर्ड बन गया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो बनाना था बन दिया। आज पूरा 5 मुल्कों में वो यात्रा कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप माने या ना माने, आप तीसरी बात चलिए। आपके मानने से ना मानने से बात नहीं होती ना। आगे चलिए। आप कोई भी एजेंडा ऐसा बताइए जिसको आपने कैश किया हो किसी भी रियासत में, जिसका फायदा इस वक्त आपको मिला हो। आप गलतियों से सीखते भी नहीं है। हर इंसान या हर पॉलिटिकल पार्टी वो अच्छी पार्टी होती है जो अपनी गलतियों पे कंसंट्रेट करती है और आगे की रणनीति तय करती है। मैंने कब कहा कि कांग्रेस पार्टी छोटी है? भाई सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा जो सत्ता है वो इन्होंने देखी है। इन्होंने भारत को 47 के बाद पॉलिटिकल तौर पे राज किया है, लेकिन कहीं कोताहियां है ना, जिसका फायदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ले रही है। और वो फायदे पे फायदे ऐसा ले रही है कि मुझे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता वन नेशन वन इलेक्शन तक न पहुंचे और ये कोताहियां ढूंढते रह जाएंगे। नहीं, ये बात तो इनको भी पता है कि ये पार्टी है, एनजीओ नहीं है। कुशाग्र जी खुद भी बोल रहे थे। अच्छा कुशाग्र जी, ये तो बताएं कि अलायंस में अब लीड कौन करेगा? देखिए, सबसे पहले मैं सोहेल जी की बात को बोलना चाहूंगा। सोहेल जी की बातें बहुत अच्छी थी, ठीक है, मैं स्वीकार भी करता हूं। हमें कुछ कमियां रही हैं, बिल्कुल रही हैं, मैं मना नहीं करता, और उनपे हम विश्लेषण करके लगातार उनपे काम जल्दी से बोलेगा। संजीव जी के पास जा रहे हैं। जी, दूसरी बात ये रही कि आपने बात बोली प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं। दौरों की जानकारी वो देश को कभी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने 12 साल 15 साल में आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं। नेहरू जी का अभी भी कार्यकाल वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं, और शायद हो सकता है 2029 से पहले सरकार गिर जाए तो कर भी ना पाए। और रही बात इंडिया गठबंधन की या फिर हमारी नैतिकता की, लगातार हम जनता के मुद्दे सोहेल जी उठाते रहे हैं, और लगातार हम इस चोरी से बनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लगातार आरजी कर हो, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। लगातार हम उस पे, और इंडिया अलायंस को अब आगे कौन लीड करेगा? कुशाग्र जी जल्दी से। देखिए, इंडिया अलायंस को आज भी कांग्रेस पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका से पूरी तरीके से नेतृत्व कर रही है, और इंडिया गठबंधन के नेता बैठे संजीव कौशिक जी, बड़ा भाई मानता है इंडिया अलायंस को बनाती। ठीक है, लास्ट कमेंट संजीव जी, समय खत्म हो रहा है। शहंशाह वाला काम हमारे यहाँ नहीं होता। संजीव जी क्या बोले वंदना? इंडिया अलायंस ये कह रहे हैं कि बड़ा भाई कांग्रेस है तो कांग्रेस ही लीड करेगा। आपको लगता है ऐसा होगा? मैंने बोला कि मिलके नेता तय करेंगे। बड़ा भाई जरूर कांग्रेस। ठीक है, जो कुशाग्र जी कह रहे हैं उसी का जवाब दे दीजिए। ठीक है, देखिए वंदना, आप राजनीति में इस गंभीरता को आपको समझनी होगी कि जब आप केंद्र में नहीं होते हैं, राज्यों में बहुत कम जगह आपकी सरकारें होती हैं, तो वैसे नेताओं को संभालना बहुत मुश्किल होता है, जो मछली के जैसे हमेशा जल में रहना चाहते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो ममता बनर्जी कर रही थी ना। अब वो तो खुद सत्ता में नहीं है। तो सत्ता में रहने वाले राजनेताओं की खुलाहट होती है तो निश्चित तौर पे वो पलायन करेंगे ही। और अधिकांशतः ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कुशाग्र भाई की, बहुत सारे ऐसे हैं, लिस्ट निकाल के देखें आप बंगाल में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, वो सब कांग्रेस पार्टी के वो दागी नेता हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान तक छेड़ चुकी थी। आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। तो जो काम करने के तरीके हैं, उस तरीके के बारे में हम बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी होगी कि उसके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी है, जो 24/7 चुनावी रणनीति में लगी रहती है। एक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, दूसरे के लिए वो तैयारी करना शुरू कर देती है। तो आपके सामने वो पार्टी है जो पार्टी हर मामले में और ताकत के मामले में पिछले 12 सालों में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो 6 दशक तक हिंदुस्तान की सरकार में रही, उसके हर जिले में उसका अपना खुद का कार्यालय नहीं होगा, लेकिन पिछले 12 सालों में आप निकाल के देखेंगी तो तकरीबन 550 से ज्यादा जिलों में भारतीय जनता पार्टी के वो शानदार कार्यालय, जमीन पर खुद की जमीन, खुद का कार्यालय। तो जिस तरह से ताकत बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, शायद कांग्रेस पार्टी उस तरह से ताकत बनाने में चूक गई। बिल्कुल, दुश्मन की जितनी कमजोरी आपको पता होनी चाहिए उतनी ताकत भी पता होनी चाहिए, तभी आप अपने आप पर काम कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर तमिलनाडु में 59 साल के बाद कांग्रेस आखिरकार चाहे टीवीके के साथ ही आई लेकिन सरकार में आ गई है। अब देखना होगा कि इस कद को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस क्या करती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।